हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस और आरओआरओ की परीक्षाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के वार्षिक यहाँ पे करंट अफेयर्स की इंटायर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले एक वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर के कौन कौन से प्रमुख घटनाएं घटी हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है, जिसे पढ़ करके आपको परीक्षा देने जाना है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज के इस सत्र में हम पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी मेरे साथ इस पूरे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को रिवीजन करके जाना है, ठीक है। एक ही वीडियो में उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट सिर्फ इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स को ही हम यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखेंगे, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन को भी यहाँ पर आंसर कराते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक है मिशन शक्ति 5.2 का यहाँ पे शुभारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसे वर्ष 2020 में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन को सशक्त करने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसका 5वां जो चरण शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ है? तो यहाँ पे 22 सितंबर से। इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि यहाँ पे चीजें आपको ध्यान रहें कि क्या हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो शुरुआत जो है मिशन शक्ति 5.0 5वां दौर 22 सितंबर 2025 को शुभारंभ हुआ है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर यह 30 दिन तक आपको चलेगा, यानी कि एक महीने चलने वाला है। इसमें ITSSO पोर्टल उपलब्धि यौन अपराधों की जांच और ट्रैकिंग प्रणाली पर 98.80% मामलों के निस्तारण दर के साथ उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, तो इसको हाईलाइट रखिएगा। पुलिस गश्त की बात करें तो पैदल गश्त और PRV 112 वाहनों की सक्रियता से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन 1090 जो है, हर कॉल का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। जागरूकता अभियान जो है स्कूलों और कॉलेजों महिला सुरक्षा, लैंगिक समानता, अधिकारों पर लघु फिल्में भी प्रदर्शित की जा रही हैं। कानूनी सहायता के अंतर्गत जेलों में बंद महिलाओं को कानूनी मदद उपलब्ध कराई जाएगी। महिला पुलिस की भागीदारी देखी जाए तो करीब 57,000 ग्राम पंचायतों और 14,000 शहरी वार्डों में महिला गश्ती अधिकारी तैनात होगी, जो 44,170 पहले से यहां पर तैनात है। त्योहारों पर देखा जाए तो विशेष प्रबंध किया जा रहा है। नवरात्र हो, अन्य पर्वों पर महिला पुलिस की तैनाती। नगर निगमों में पिंक बूथ और मिशन शक्ति केंद्रों पर प्रशिक्षण। एंटी रोमियो स्क्वाड यानी कि असामाजिक तत्वों और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। मिशन शक्ति जो 4.0 की सफलता ऑपरेशन गरुण, बचपन, मजनू, नशा मुक्ति रक्षा, ईगल जैसे अभियानों के जरिए हजारों अपराधियों पर कार्रवाई और बचाया गया है। इसी पर एक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो आंसर है 2020। अगला है उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। ये काफी यहाँ पे कह सकते हैं कि टॉपिक था जो चर्चा का विषय रहा, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए। ये भी काफी आपको हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए। तो वृद्धि दर जो है यूपी की GSDP वो 5.5 से बढ़कर के 8.9% हो गई है। राष्ट्रीय रैंकिंग की बात करें तो तमिलनाडु 11.19% के बाद यूपी दूसरे स्थान पर बना हुआ है। अन्य राज्यों की बात करें तो छोटे राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ने भी 9.66% की यहाँ पर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है नीति आयोग के अनुसार कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद यूपी जो है देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। $1 ट्रिलियन का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है, वर्ष 2029 तक से हासिल करने का संकल्प है। और 10 जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें है कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचा, कानून व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। वहीं GSDP आंकड़े की बात करें 2022-23 में 22.58 लाख करोड़ से बढ़ करके 2023-24 में 25.48 लाख हो गया है। और 2016-17 से 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 23% की वृद्धि हुई है। क्षेत्रवार योगदान की बात करें तो कृषि क्षेत्र का 13.7 से 16.8%, द्वितीयक का 23% और तृतीयक का 45% योगदान है। राष्ट्रीय योगदान की बात करें तो यूपी जो है भारत के राष्ट्रीय GDP में 8% की हिस्सेदारी। इसी पर एक क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने 8.9% की GSDP वृद्धि दर कर भारत की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है काकोरी ट्रेन कार्यवाही की शताब्दी 1925 से 2025। ठीक है, 100 वर्ष यहां पर पूरे हो गए। इसी के संदर्भ में कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है, उनको हम देख लेते हैं।
सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आपको 9 अगस्त 1925 की डेट ध्यान रखनी है, जब शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन पर ब्रिटिश सरकार के खजाने को नियंत्रित करके क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इसे आर्थिक संसाधन इसमें जुटाना था। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी यहाँ पर प्रमुख क्रांतिकारी नेता एक संगठन का गठन करते हैं जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। शहीद हुए कौन कौन इसमें थे? बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। 17 को जेल, 4 को आजीवन कारावास। राजनीतिक प्रभाव यह रहा कि काकोरी कार्यवाही से औपनिवेशिक सत्ता को हिला दिया और युवाओं में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति नई चेतना को जागृति हुई और संगठन का विकास हुआ प्रतिकूलताओं के बावजूद। इसके अलावा भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, बिजॉय सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर इत्यादि यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं आगे चल करके। और 2025 में देखा है शताब्दी वर्ष पर उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी आमों को काकोरी ब्रांड नाम दे करके क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी है, तो इसको भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी पर क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 किस संगठन के क्रांतिकारियों के द्वारा अंजाम दिया गया था? तो आंसर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला है उत्तर प्रदेश की एमएसएमई औद्योगिक संपदा प्रबंधन नीति 2025। देखा है तो सरकार ने 1978 में जो जारी पुराना यहाँ पे कानून था उसकी जगह पे नया 2025 का ये कानून लागू किया है। अब इसके तहत यहाँ पर क्या क्या जरूरी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, भूमि आवंटन प्रणाली जो है लीज और किराए पर ई नीलामी के माध्यम से भूमि और शेड का आवंटन होगा। दूसरा, सफल बोलीदाता को 10% अग्रिम जमा करना होगा और शेष एकमुश्त या 1 से 3 साल की किस्तों में देना है। छूट क्या होगा? तत्काल भुगतान करने पर 2% की छूट दी जाएगी। SC ST आरक्षण क्या है कि सभी भूखंडों शेड का 10% जो है SC ST उद्यमियों हेतु आरक्षित रहेगा और पुनः आवंटन जो रहेगा वो पात्र आवेदक न मिलने पर भूखंड अन्य श्रेणियों में पुनः आवंटित हो जाएंगे। मूल निर्धारण कितना है? हर वर्ष 1 अप्रैल से 5% इसमें वृद्धि होगी। एंकर इकाइयां 5 MSME। सुविधाएं, महिला छात्रावास, अग्निशमन केंद्र, शिशु गृह, पर्यावरण अनुकूल पार्क, प्रशिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य सेवाएं। मानक संचालन जो प्रक्रिया है उसमें भूमि आवंटन, हस्तांतरण, पुनरुद्धार, उपट्टे, सरेंडर की स्पष्ट प्रक्रिया है। वहीं MSME की बात करें तो इसमें सूक्ष्म स्तर पर निवेश 2.5 करोड़ तक, कारोबार 10 करोड़ तक। लघु उद्योग होते हैं जो निवेश 25 करोड़ तक और कारोबार 100 करोड़ तक, और मध्यम निवेश होते हैं 125 करोड़ तक और कारोबार जो होता है इसका 500 करोड़ तक। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की MSME औद्योगिक संपदा प्रबंधन नीति 2025 के अंतर्गत भूखंडों और शेड का कितना प्रतिशत SC ST उद्यमियों के लिए आरक्षित रहेगा? तो आंसर होगा 10%। अगला है, पिपरावा अवशेषों की भारत वापसी होगी। 1898 में देखा जाए तो ब्रिटिश अधिकारी विलियम क्लैक्सटन पिप्पे ने उत्तर प्रदेश के पिपरावा स्तूप यानी कपिल वस्तु की खुदाई में बुद्ध से जुड़े अवशेष खोजे थे और विदेशी काल में उसके कुछ अवशेष विदेश चले गए। अब 127 वर्षों बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार और गोदरेज इंडस्ट्री के सहयोग से इन्हें सोथबी नीलामी गृह से वापस लाया जा रहा है। इस अवशेष में क्या क्या है तो उसको भी थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। इसमें अस्थिखंड, सोपस्टोन पात्र, क्रिस्टल पात्र, रत्न और स्वर्ण आभूषण है। ब्राह्मी लिपि का शिलालेख और अवशेषों को शाक्य वंश के द्वारा भगवान बुद्ध को समर्पित किया बताया गया है। खोज का वर्ष जो है 1898 में पिपरावा सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। कानूनी स्थिति की बात करें तो इसे भारत ने से AA श्रेणी यानी कि सबसे उच्च संरक्षण स्तर के अंतर्गत रखा है। वर्तमान जो प्रदर्शनी स्थल है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली रहेगा और बुद्ध अवशेष और परंपरा महापरिनिर्वाण के बाद अवशेष 9 स्तूपों में वितरित हुए थे और इसका एक सांस्कृतिक, कूटनीतिक, बौद्ध संरक्षण के दृष्टिकोण से अपना एक महत्व है। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा रहे पिपरावा अवशेष किससे संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध।
इसी तरह उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना होगी। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम 76,000 करोड़ के तहत देश में आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर उत्पादन के दृष्टिकोण से यूपी ने भी यहाँ पर देखा जाए तो एक कवायद शुरू की थी, और उसका फायदा यह हुआ कि HCL और फॉक्सकॉन के द्वारा संयुक्त रूप से एक सेमीकंडक्टर यूनिट जो है यूपी में लगाई जा रही है। उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये भारत की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट है, यूपी की पहली और एकमात्र परियोजना जो है HCL भारत और फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी की साझेदारी से डेवलप होगी। स्थान जो होगा वो जेर एयरपोर्ट नोएडा के समीप येड़ा में। यह यूनिट जो है डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स के निर्माण पर केंद्रित होगी। प्रतिमा देखा है तो 20,000 वेफर्स उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा जाएगा। इस यूनिट से मोबाइल, लैपटॉप, पीसी और ऑटोमोबाइल के लिए चिप्स निर्मित होंगी। अनुमानित व्यावसायिक उत्पादन जो है वर्ष 2027 तक शुरू होगा, और यह उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट होगी। परियोजना का जो निवेश है लगभग 3700 करोड़ है, और यह यूनिट भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत संचालित होगी। उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट किस स्थान पर स्थापित है तो जेवर नोएडा में। इसी तरह यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल जो 9 मई 2025 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, इसमें योगी आदित्यनाथ, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा यहाँ पर उद्घाटनकर्ता थे। उद्देश्य था कि पूर्वांचल बुंदेलखंड के 28 जिलों में कृषि क्रांति लाना, लगभग 10 लाख किसानों को इससे लाभान्वित करना और महिलाओं की 30% भागीदारी को सुनिश्चित करना। वित्तीय प्रावधान था कि 2,737 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए विश्व बैंक से ऋण के रूप में अगले 6 वर्षों के लिए। राज्य सरकार का 1166 करोड़ का योगदान। ऋण चुकाने की अवधि 35 वर्ष की है। ब्याज दर केवल 1.23% है। मुख्य प्रावधान किसान संगठनों, मछुआरों, कृषि आधारित MSME को सीधा लाभ, 10,000 महिला उत्पादक समूह को जोड़ना, 500 किसानों को विदेश भेजकर अत्याधुनिक प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण देना, और योजना का जो क्रियान्वयन है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिले और बुंदेलखंड के 7 जिलों में होगा। इसी तरह यूपी में महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी पर छूट बढ़ा दी गई है। यानी कि 22 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा फैसला लिया गया है कि अब 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य की संपत्ति यदि महिला के नाम पर खरीदी जाती है तो स्टांप ड्यूटी में 1% की छूट दी जाएगी। पहले केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर ही छूट लागू थी, जिसमें अधिकतम 10,000 रुपए तक की छूट मिलती थी। अब नई व्यवस्था का लाभ यहां पर महिलाओं को मिलेगा। अगला देखा जाए तो स्वास्थ्य कमल उद्यान लखनऊ है। 9 सितंबर 2025 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में भारत के पहले स्वास्थ्य कमल उद्यान का उद्घाटन किया है। यह उद्यान जैव विविधता संरक्षण, पर्यटन, कृषि आधारित उद्योगों का संगम है। इसके बारे में ध्यान देंगे। स्थान कहां है? NBRI है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्घाटनकर्ता जो थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे। क्षेत्रफल जो है 930 वर्ग मीटर में है। जैव विविधता जो है 60 प्रजातियों के कमल, 50 प्रजातियों के जलकुंभ होंगे। विशेष आकर्षण है विश्व का पहला 108 पंखुड़ी वाला कमल नमो 108। नमो 108 हल्के गुलाबी फूल होते हैं, 10 इंच का व्यास होता है, लगभग पूरे वर्ष यानी मार्च से दिसंबर तक खिलने वाले हैं। पोषण विशेषताएं ये हैं कि अमीनो एसिड, पॉलीफेनोल्स, फ्लेवोनाइड्स, फैटी एसिड्स खनिजों से भरपूर होते हैं। वैज्ञानिक उपलब्धि क्या है कि कमल की पहली प्रजाति जिसका जीनोम अनुक्रमण पूरा हुआ। संरक्षण विधियां क्या है? उन्नत अनुवांशिक तकनीकें, प्रकाश नियंत्रण, वैज्ञानिक उपचार। मुख्य उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण, पर्यटन स्थल का विकास, पुष्पोत्पादन, कृषि आधारित उद्योग। क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में रहा नमो 108 किससे संबंधित है? तो आंसर होगा 108 पंखुड़ी वाला कमल। अगला है गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा। इसकी मंजूरी देखा है तो भारत सरकार के द्वारा दी गई है गौतम बुद्ध नगर में। लागत 417 करोड़। कार्यान्वयन ईडा के द्वारा यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। निवेश आकर्षण जो है 2500 करोड़ और 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। स्थानीय विनिर्माण, उद्यमिता प्रोत्साहन, नवाचार अनुसंधान को गति,
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ऑटोमोटिव उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर और संचार उपकरण यहाँ बनाए जाएंगे। विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर और साझा सुविधाएं जो होंगी यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। कारखाने का शेड, बिजली पानी व्यवस्था, सीवेज ट्रीटमेंट, छात्रावास, कौशल विकास केंद्र इत्यादि प्रोवाइड कराएंगे। कनेक्टिविटी भी अच्छी है क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। आगामी पलवल और खुर्जा एक्सप्रेसवे निकट है, इसके नजदीक ही रेलवे स्टेशन है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के समीप ही है। देश के संदर्भ में देखा है तो करीब 30,000 करोड़ का निवेश, 520 कंपनियों की भागीदारी, 86,000 से अधिक रोजगार। तो इस तरीके से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को यहां पर सक्षम बनाता है। अगला है बुंदेलखंड को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया जो है 30 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में सरकारी गजट में इसको प्रकाशित किया गया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी बीडा को अग्रेतर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। उद्देश्य क्या है कि बीडा जो होगी वो बुंदेलखंड में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देगी, युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देगी, सरकारी योजनाओं को गति देगी और निजी क्षेत्र को निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी। इससे बुंदेलखंड के क्षेत्र में क्षेत्रीय औद्योगिकरण होगा, बुनियादी ढांचे का विकास होगा, एमएसएमई स्टार्टअप्स को विकसित होंगे, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। अगला है गोविंद बल्लभ पंत जो है चर्चा का विषय बने हैं। इसका कारण है इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 अल्मोड़ा में। प्रेरणा गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय से प्रभावित, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे, भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान भी दिया, प्रथम मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, जमींदारी उन्मूलन का कानून लागू किया, औद्योगिकरण, शिक्षा सुधार, केंद्रीय गृह मंत्री रहे 1955 से 1961 के दौरान और हिंदी को राजभाषा बनाने में इनकी प्रमुख भूमिका रही, किसान हितैषी रहे, भूमि सुधार, किसानों के अधिकारों की रक्षा, राष्ट्रभाषा आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया गया हिंदी को लेकर के। 1957 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया और इनकी राजनीतिक परंपरा चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं को दिशा देना। तो गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1957 में। अगला है विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया। तो वेस्ट टू वेल्थ की दिशा में उत्तर प्रदेश के खुर्जा बुलंदशहर में शुरू की गई है। खुर्जा में देखा जाए तो सिरेमिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है और यहां विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क अब स्थापित किया जा रहा है। तो खुर्जा कहां है? बुलंदशहर में है। नाम है अनोखी दुनिया। निर्माण क्षेत्र है 2 एकड़। लागत जो होगी 5.86 करोड़। निर्माण एजेंसी बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण यानी कि BKDA के द्वारा PPP मॉडल पर विकसित होगा। सामग्री 80 टन से अधिक सिरेमिक अपशिष्ट का उपयोग। कलात्मक योगदान होगा कि करीब 6 कलाकार और 120 कारीगर 100 कलाकृतियां और 28 बड़े इंस्टॉलेशन करेंगे। विशेषता होगी टूटे हुए घड़े, प्याले, केतलियां आदि को कलात्मक रूप देकर उनका पुनः उपयोग करना। और ODOP से जुड़ाव, एक जिला एक उत्पाद के तहत खुर्जा सिरेमिक कला को वैश्विक पहचान देता है। क्वेश्चन है कि हाल ही में उद्घाटित विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क कहां है? तो खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। अगला है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1 कानपुर उत्तर प्रदेश में। देखा जाए तो कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र जो कि 1980 मेगावाट की परियोजना केंद्र सरकार के उपक्रम LNC इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार के UPRVUNL के संयुक्त उद्यम के द्वारा विकसित है। इसके बारे में देखा जाए तो 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी पहली इकाई 660 मेगावाट राष्ट्र को समर्पित की गई। 2016 को में मंजूरी मिली थी। संचालन कौन करेगा? तो नई वैली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के द्वारा। इसमें NLC की इंडिया की 51% और UPRVUNL की हिस्सेदारी 49% है। उत्पादित बिजली में से 75% उत्तर प्रदेश और 25% असम को आवंटित होगी। परियोजना की जो कुल लागत है वो 21,780.94 करोड़ है। शेष 2 इकाइयां हैं 2026 तक प्रारंभ हो जाएंगी। पूर्ण संचालन पर संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 14,000 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा और कोयले की आपूर्ति हेतु यहां पर झारखंड के साथ इसको लेकर के समझौता पचवारा साउथ कोल ब्लॉक को आवंटित किया गया।
या परियोजना उत्तर प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा? तो क्वेश्चन है कि घाटमपुर तार विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। इसी तरह नोएडा में भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण इकाई, ठीक है, तो ये आपको कहां बन रहा है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको विकसित किया जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका उद्घाटन। सहयोगी कंपनियां हैं ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड। ब्रांड है इंजीनियर्ड बाय कमिंग के तहत उच्च गुणवत्ता का उत्पादन। मांग है भारत का घरेलू बाजार 500 मिलियन यूनिट, करीब 20,000 करोड़ मूल्य के से अधिक यहां पर आपको इसका प्रयोग है, मांग है, डिमांड है। वैश्विक बाजार की बात करें तो 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। पहले चरण में 70 करोड़ यानी कि उत्पादन क्षमता 25 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष और 600 प्लस प्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। दूसरा चरण जो होगा 800 करोड़ का और उत्पादन क्षमता 200 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष रहेगी, 4500 इसमें रोजगार मिलेंगे। राष्ट्रीय योगदान के दृष्टिकोण से देखें तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 11.5 लाख करोड़ रुपए यानी कि 3 लाख करोड़ का निर्यात होगा। इससे महत्व क्या होगा कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया को मजबूती और आयात पर निर्भरता जो होगी वो घटेगी। क्वेश्चन है भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई किस शहर में है? तो नोएडा। निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30, इसको उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य को एक ऐसे निर्यात पारितंत्र के रूप में विकसित करना है जो ओडीओपी को वैश्विक पहचान दिलाए। इसके तहत 2030 तक राज्य के निर्यात को दोगुना करना है। ज्यादातर जो क्षेत्र हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, हस्तशिल्प, वस्त्र, कृषि उत्पाद, औषधि, रसायन, चमड़ा, खेल उपकरण, कांच, ओडीओपी पर ज्यादा बल है। और स्टार्टअप, नए निर्यातक पर प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता, डिजिटल मार्केटिंग और कैटलॉगिंग के लिए 1 लाख, वर्चुअल प्रदर्शनी जहां पर 25,000 रुपए की सहायता, उत्पाद प्रमाणन जो है 75% या 25 लाख तक का व्यय वहन किया रहेगी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। निर्यात बीमा व कवर भी प्रोवाइड कराई जाएगी और निर्यात पारितंत्र के तौर पर लॉजिस्टिक, डिजिटल मार्केटिंग और वैश्विक संपर्क बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो आंसर क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 2030 तक राज्य का निर्यात दोगुना करना। अगला उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स विनिर्माण नीति 2025, तो इसको भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय ईसीएमएस योजना के अनुरूप ही इसको विकसित किया जा रहा है। इसमें 5,000 करोड़ का अनुमानित निवेश की जरूरत है। इससे रोजगार सृजन जो होगा लाखों में, और प्रमुख जो फोकस होंगे जैसे डिस्प्ले है, कैमरा मॉड्यूल है, मल्टीलेयर पीसीबी है सहित 11 प्रमुख पार्ट्स। समय सीमा रहेगी 1 अप्रैल 2025 से पूर्वव्यापी और लाभ जो है 6 वर्षों तक दिया जाएगा। प्रशासनिक जो ढांचा होगा इसमें नोडल एजेंसी बनाई जाएगी और नीति आयोग यहां पर काम करेगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और विनिर्माण नीति 2025 का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आंसर हो गया 11 प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के उत्पादन को बढ़ावा देना। अगला है भारत की औद्योगिक वृद्धि में उत्तर प्रदेश का अग्रणी होना। एक वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 3 मानकों में सकल मूल्यवर्धन, कारखानों की संख्या और रोजगार सृजन में देश के सभी प्रमुख औद्योगिक राज्यों को इसने यूपी ने पीछे छोड़ दिया है। एक बड़ी उपलब्धि यह है। अब यहां पे देखिए क्रॉस वैल्यू एडिशन अगर हम देखें तो 2022-23 के मुकाबले 23-24 में 1.67 लाख, वृद्धि 25.3% और राष्ट्रीय औसत से ये दोगुना है। शीर्ष स्थान जीबीए वृद्धि में यूपी का है। कारखानों की संख्या की बात करें तो 19,000 से बढ़कर के 22,142 हो गए। इसमें 15% की ग्रोथ देखने को मिली और राष्ट्रीय औसत से 2.7% लगभग या 7 गुना यहां पर है। भारत में हिस्सेदारी देखा जाए तो कुल कारखानों में 8.51% है, देश में चौथे स्थान पर है, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र के बाद। लेकिन रोजगार सृजन की बात करें तो 14.86 लाख है, 2023-24 में 16.26 लाख हो गई, वृद्धि 9.37% रही। राष्ट्रीय औसत पे अगर हम देखें तो ये 5.9% से भी ज्यादा है। राष्ट्रीय हिस्सेदारी में औद्योगिक रोजगार में यूपी का स्थान 8%,
शीर्ष 5 राज्य देखें जो रोजगार सृजन में है, तो तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के साथ यहाँ पे शामिल है। एएसआई का महत्व क्या है? औद्योगिक आंकड़े प्राथमिक स्रोत 1960 से प्रतिवर्ष जारी करता है। शुरुआती जो संचालन था वो सांख्यिकी संकलन अधिनियम 1953 और वर्तमान में अधिनियम 2008-2017 में संशोधित एनएसओ के द्वारा किया जाता है। इसी पर एक क्वेश्चन है, एएसआई 2023-24 के अनुसार किस राज्य ने सकल मूल्य वर्धन में वृद्धि में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उसमें यूपी आता है। अगला है सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम एसएसएम। देखा जाए तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने युवा शक्ति को सड़क सुरक्षा मिशन से जोड़ने के लिए सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम शुरू किया है और उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने इसे राज्य के 28 जिलों में लागू किया है। प्लेटफॉर्म होगा माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां पंजीकरण कर सकते हैं। लक्ष्य समूह 18 से 28 आयु वर्ग के लोग, कोई ट्रैफिक चालन लंबित नहीं। और पहला चरण देश के 100 जिले, उत्तर प्रदेश जिसके 28 जिले शामिल है। प्रशिक्षण क्या होगा? सामान्य स्वयंसेवक को 1 सप्ताह, प्राथमिक उपचार, सड़क सुरक्षा जागरूकता दी जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग स्नातक यानी कि करीब 15 दिन का रोड सेफ्टी ऑडिट, ब्लैक स्पॉट पहचान, फील्ड सर्वे कराया जाना। कार्यान्वयन की बात करें तो जिला सड़क सुरक्षा समिति मॉनिटरिंग व मासिक समीक्षा करेगी। सम्मान जो उत्कृष्ट स्वयंसेवकों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, गुड सेमेटेरियन पुरस्कार दिए जाएंगे। उद्देश्य क्या होगा कि सड़क दुर्घटनाओं, मृत्यु दर और चोटों में कमी लाना। अपेक्षित लाभ की बात करें तो आपातकालीन सेवाओं में सुधार, युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना और डेटा आधारित रिपोर्टिंग, फील्ड अध्ययन से जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा प्रणाली का सशक्तिकरण। इसी पर क्वेश्चन है कि सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को जोड़ता है? तो आंसर है माई भारत। अगला है शुभांशु शुक्ला को लखनऊ में सम्मानित किया गया है। तो देखा जाए तो शुभांशु शुक्ला कौन है? तो लखनऊ के लोक भवन में इनको सम्मानित किया गया। उनके नाम पर अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की भी घोषणा की गई है। भारतीय डाक विभाग ने उनके मिशन पर डाक आवरण और डाक टिकट जारी किया। देखा जाए शुभांशु शुक्ला जो है वो अंतरिक्ष में भारत गए थे, वहां पर कुछ दिन रहे, कुछ प्रयोग भारत के लिए किए, गगनयान मिशन का हिस्सा भी हैं। शिक्षा से जुड़ा सीएमएस लखनऊ और AKTUC से शुभांशु शुक्ला इनोवेशन एक्सप्रेस मोबाइल प्रोग्राम शुरू किया गया है। आपदा प्रबंधन, सीएम ने आपदा प्रबंधन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका को अहम माना है। एक्सियोम मिशन जो है देखा जाए तो इसका ये हिस्सा थे। मिशन पायलट के रूप में यह नेतृत्व नासा की पैगी व्हिटसन ने किया और 14 दिन इन्होंने प्रवास किया, वहां पर वैज्ञानिक प्रयोग किए, शैक्षिक गतिविधियों में यहाँ पर भागीदारी की। और भारत का योगदान है कि नासा और इसरो संयुक्त उद्यम, भारत और पोलैंड, हंगरी के अंतरिक्ष यात्री इसमें शामिल रहे। क्वेश्चन है शुभांशु शुक्ला किस मिशन के अंतर्गत 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए? तो एक्सियोम मिशन 4। अगला है उत्तर प्रदेश फुटवियर, चमड़ा एवं गैर चमड़ा क्षेत्र विकास नीति 2025। उत्तर प्रदेश जो है भारत के चमड़ा और फुटवियर उद्योग में अगर हम देखें तो प्रमुख केंद्र है, जो चमड़ा निर्यात में 46% का योगदान देता है। ऐसी स्थिति में सरकार की जो नई नीति है वो चर्चा का विषय बनती है। इसमें निर्यात प्रोत्साहन हम देखें तो चीन, जापान जैसे देशों में निवेश अभियान, अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना, आधुनिकीकरण के तहत उत्पादन सुविधाओं का उन्नयन, गुणवत्ता सुधार और उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, आईपीआर के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार विकास हेतु प्रति इकाई 1 करोड़ तक का अनुदान, कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों और विशेष पाठ्यक्रमों के माध्यम से 22 लाख नौकरियों का सृजन, समर्पित चमड़ा पार्क बनाए जाएंगे, कानपुर, आगरा, उन्नाव, मेगा लेदर पार्क, बुंदेलखंड और पूर्वांचल को विशेष योगदान। वित्तीय प्रोत्साहन होगा कि 25% का पूंजीगत सब्सिडी, भूमि खरीद पर 100% स्टाम्प ड्यूटी। परिवहन सहायता, पहले 3 वर्षों तक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के बाहर निर्यात पर 50% परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी और 50% यहां पर ऊर्जा ऑडिट दिया जाएगा। पर्यावरण हितैषी तकनीकी यानी कि बायोडिग्रेडेबल टैनिंग, वाटरलेस डाइंग तकनीक का बढ़ावा इसमें दिया जाएगा। भारत की फुटवियर राजधानी
कानपुर चमड़े के सामान का प्रमुख केंद्र है और अनुमानित बाजार अगर हम देखें तो इसका $3.5 अरब का है। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश फुटवियर चमड़ा गैर चमड़ा क्षेत्र विकास नीति 2025 के अंतर्गत 50 एकड़ से अधिक भूमि पर स्थापित चमड़ा पार्क है तो कितनी पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी? तो आंसर हो जाएगा 25%। पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश बना है अग्रणी। यहां पर देखा जाए तो इसे 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। जुलाई 2025 में उत्तर सरकार ने प्रतिदिन सौर इकाइयां स्थापित करने में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। योजना की शुभारंभ फरवरी 2024 में। लक्ष्य 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली। यूपी ने जुलाई 2025 में प्रतिदिन 891 सौर इकाइयां लगाकर गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा है। नया लक्ष्य है कि प्रतिदिन अब 1300 सौर इकाइयों की स्थापना। सूर्य मित्र कार्यक्रम से प्रशिक्षित श्रमिकों को बढ़ावा। विक्रेता नेटवर्क 86 से बढ़कर के 3000। यूपी का दीर्घकालिक लक्ष्य है कि 2027 तक 22 गीगावाट सौर क्षमता हासिल करना। कुल विद्युत उत्पादन जो है 2028 तक 40,191 मेगावाट। लाभार्थियों को 40% सब्सिडी और प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली। और पीपीपी मॉडल के तहत आदर्श सौर ग्राम योजना से गांव-गांव में सौर ऊर्जा का विस्तार। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रतिदिन सौर इकाइयां स्थापित करने में पहला स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला, ये देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फोरेंसिक प्रयोगशाला राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान लखनऊ में स्थापित हो रही है। उद्घाटन योगी आदित्यनाथ के द्वारा। संकल्पना रोबोटिक्स ड्रोन विशेषज्ञ मिलिंद राज, भारत के ड्रोन मैन। उद्देश्य ड्रोन ट्रैकिंग, डिकोडिंग और फोरेंसिक विश्लेषण। क्षमताएं उड़ान पथ, टेक ऑफ स्थान, पेलोड और विस्फोटक जैसी संभावनाओं की पहचान। पुलिस सहायता, गैर कानूनी गतिविधियों में प्रयुक्त ड्रोनों का पता लगाना। प्रशिक्षण, पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों को यूएवी संचालन जांच का प्रशिक्षण। तकनीकी उपकरण क्या होंगे? डाटा का अधिग्रहण, रिवर्स इंजीनियरिंग, हाईटेक कंप्यूटिंग सिस्टम। और उपयोग क्षेत्र सीमा सुरक्षा, कारागार, हवाई अड्डे, आपदा प्रबंधन और बचाव कार्यों में। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला कहां स्थापित हो रही है? तो आंसर है लखनऊ। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। तो उत्तर प्रदेश ने गोरखपुर जिले में राज्य का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि यहां पर हासिल की है। गोरखपुर जिले में खानीपुर गांव में इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। संचालन टॉरेंट गैस और टॉरेंट पावर के द्वारा। प्राकृतिक गैस सीएनजी पीएनजी की अधिकतम 2% ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण होगा। घरेलू उपभोक्ता सीएनजी स्टेशन उद्योगों को स्थानीय गैस ग्रिड से जोड़ा जाएगा। शहरी गैस वितरण में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। इससे उत्सर्जन में कटौती करने का लक्ष्य है। 500 टन कार्बन उत्सर्जन में प्रतिवर्ष कमी करना। नीति समर्थन क्या है कि यूपी ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत 30 से 40% तक पूंजीगत सब्सिडी देगा यूपी सरकार। और 2028 तक 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन या अमोनिया उत्पादन की क्षमता रखी जाएगी। राष्ट्रीय संदर्भ की बात करें तो गुजरात कांडला बंदरगाह, अडानी कच्छ, हरियाणा हिसार जिंदल स्टील में पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स यहां पर पहले से ही चालू है। इसी पर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित हुआ? गोरखपुर में। यूपी पुलिस का ऑपरेशन सवेरा ये लॉन्च किया गया है सहारनपुर रेंज में, जिसका मकसद है नशा मुक्त समाज। अभियान की शुरुआत सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में की गई है। नशीले पदार्थों की पूर्ति और आपूर्ति श्रृंखला को खत्म करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी राजीव कृष्ण के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। फोकस ज्यादातर निर्माताओं पर, बिचौलियों पर, सप्लायर और विक्रेताओं पर एक साथ कार्रवाई करना है। कानूनी आधार जो एनडीपीएस अधिनियम 1985 और पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम 1988 के तहत। संपत्ति जब्ती, तस्करी, अवैध संपत्तियों की पहचान और जब्ती करना है। मुकदमे समीक्षा, लंबित मामलों को दोषसिद्ध सुनिश्चित कराना। जागरूकता अभियान चलाना स्कूल कॉलेजों में, समाज में। नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण, पुनर्वास। और ऑपरेशन महाकाल भी चलाया गया जो माफियाओं के विरुद्ध था। तो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में शुरू किया गया ऑपरेशन सवेरा किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा मादक पदार्थों की तस्करी रोकने का अभियान। अगला है एक पेड़ मां के नाम अभियान
2.0 पौधरोपण महाअभियान 2025। ये 19 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 37 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा। वास्तव में 37 करोड़ 21,40,925। अभियान की तिथि 9 जुलाई 2025। पूरे यूपी में आयोजन। लक्ष्य शुभारंभ स्थल अयोध्या के किष्किंधा वन में त्रिवेणी वाटिका स्थापना जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरगद, नीम और पीपल का रोपण किया। आजमगढ़ में देखा है तो केरमा गांव में सटियाव ब्लॉक में 60 लाखवां पौधा लगाया गया। गोरखपुर में खाद कारखाना परिसर में पवित्र धारा वन की स्थापना हुई है। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बाराबंकी में त्रिवेणी, बरगद, नीम, पीपल लगाई है। और साथ ही साथ सामुदायिक भागीदारी रही है। पंचायत, स्कूल, विभागों में यहाँ पर इसका बड़े स्तर पर। पर्यावरण महत्व तो वनीकरण के माध्यम से कार्बन का अवशोषण होता है, भूजल का संरक्षण होता है, वायु के शुद्धिकरण में भी सहायक होते हैं। सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो कई सारे ऐसे पौधे जैसे बरगद, नीम, पीपल है जो भारतीय परंपरा में पूजा अर्चना, औषधि इत्यादि में प्रयोग होते हैं। तो क्वेश्चन है 9 जुलाई 2025 को एक पेड़ मां के नाम 2.0 पौधरोपण अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कुल कितने पौधे लगाए गए? तो आंसर है 37 करोड़ 21,40,925। अगला है उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल। ये 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और 30 जून 2024 को सेवानिवृत्त मनोज कुमार सिंह का इन्होंने स्थान लिया है। पूर्व पद की बात करें तो अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन, प्रोटोकॉल, आवास विभाग। दिल्ली में भी इनको अनुभव है। विकास दृष्टि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का बनाने का लक्ष्य। नीति प्राथमिकताओं में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, औद्योगिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना, परियोजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन, प्रशासनिक दृष्टिकोण, सुशासन, पारदर्शिता। प्रमुख अधिकारी अन्य संदर्भ में यहाँ पर उतने जरूरी नहीं है। हाल ही में चर्चा में रहे शशि प्रकाश गोयल किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? तो यूपी के। नेक्स्ट है कन्नौज एफएसएल ISO 9001 215 प्रमाणन प्राप्त किया है। कन्नौज फोरेंसिक विज्ञान। यह कदम फोरेंसिक जांच की गुणवत्ता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मजबूत करेगा। 8 अगस्त 2025 को एडीजी तकनीकी सेवा नवीन अरोरा ने डीजी राजीव कृष्ण को प्रमाण पत्र सौंपा है। गुणवत्ता मानक फोरेंसिक जांच विश्लेषण में उच्चतम मानकों, परिचालन सुधार, उपकरण नमूना संग्रह, स्टाफ सेवाओं में सुधार, न्यायिक विश्वसनीयता जिससे बनाना, जो न्यायालय में जो फोरेंसिक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं उसकी यहाँ पे गुणवत्ता पर संदेह नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में 12 एफएसएल कार्यरत हैं और 6 नई यहाँ पर स्थापित की जाएंगी। भविष्य में विस्तार, जल्द ही 18 एफएसएल राज्य में कार्यरत हो जाएंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक गुणवत्ता प्रणाली है और लाभ जो है कि ग्राहकों का विश्वास बना रहता है, कार्यकुशलता में सुधार होता है और यूपी जो है फोरेंसिक न्याय प्रणाली को अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण यहाँ पर दिशा तय करेगी इसके माध्यम से। इसी पर क्वेश्चन है कि कन्नौज ने एफएसएल हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त किया है? तो ISO 9001 2015। अगला है दीनदयाल स्पर्श योजना। डाक विभाग ने 2025-26 के लिए योजना लॉन्च की है। कक्षा 6 से 9 के छात्रों के लिए न्यूनतम 60% अंक आवश्यक है, 5% की छूट है। छात्रवृत्ति राशि चयनित छात्रों को 500 रुपए प्रतिमाह। शर्तें क्या है कि फिलैटली क्लब सदस्यता, व्यक्तिगत फिलैटली जमा खाता, आवेदन जीपीओ स्थित फिलैटली ब्यूरो। ऑपरेशन महाकाल चलाया गया 5 अगस्त 2025 को कानपुर में पुलिस के द्वारा भूमाफियाओं के विरुद्ध, जबरन वसूलियों गिरोहों के विरुद्ध उनको खत्म करने के लिए। उद्देश्य था अवैध भूमि कब्जा, वसूली गतिविधियों की पहचान, कानूनी कार्यवाही। प्रथम जो चरण था 5 सितंबर तक, संदिग्धों की सूची। द्वितीय चरण 15 सितंबर के बाद कठोर कार्यवाही, संपत्ति व आरोप पर कब्जा करना। चलिए इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ बजट से संबंधित यहाँ पे टॉपिक्स आए हैं। यूपी का जो बजट आया 2025-26 यूपी सरकार के द्वारा 20 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया। ये 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट था और ये अब तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट रहा। इस बजट में क्या विशेष रहा? तो किसानों, युवाओं, महिलाओं, बच्चों पर विशेष ध्यान। बजट में समाज के हर वर्ग जिसमें गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, महिला, युवा, आम लोगों की जरूरतों को पूरा करना। नए बजट को सनातन धर्म के सर्वे भवन्तु सुखना की अवधारणा के अनुरूप बताया गया है।
और ये 9.8% अधिक है पिछले बजट से। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 93,000 हो गई है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों के बीच कर प्राप्तियों में यूपी जो है देश में पहले स्थान पर है। 2024-25 में 27.51 लाख करोड़ रुपए के यहाँ पर होने का अनुमान है जीडीपी। इसके अलावा 2023-24 भारत देश की जीडीपी की वृद्धि दर 9.6% थी, जबकि यूपी की देखा जाए तो 11.6% रही। तो यूपी जो है भारत की जीडीपी ग्रोथ से भी अधिक तेजी से विकसित हो रहा है। क्षेत्रवार विवरण के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एमएसएमई में तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया गया। उद्देश्य था शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार। वित्त वर्ष 2025-26 तक 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था और 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी प्रस्तावित है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के लिए देखें तो हथकरघा उद्योग प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न करने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80,000 हाउस होल्ड हैं। प्रदेश में 2.58 लाख पावरलूम कार्यरत हैं। 5.50 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। पीएम मित्र योजना के तहत देखा जाए तो टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हुई 300 करोड़ रुपए से। उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के क्रियान्वयन है तो 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पीएम मित्र टेक्सटाइल योजना के लिए 150 करोड़ रुपए, वस्त्र गारमेंटिंग योजना के लिए 150 करोड़ रुपए, अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम योजना के लिए 400 करोड़ रुपए, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 461 करोड़ रुपए, अवस्थापना विकास के लिए 22% आवंटित और जल विद्युत परियोजना के लिए 3,953 करोड़ रुपए। एक्सप्रेसवे के लिए 900 करोड़ रुपए। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार हरिद्वार तक किया जाएगा। मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए 100 करोड़। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मध्यम श्रेणी के इलेक्ट्रिक बसों के लिए 100 करोड़, चार्जिंग स्टेशन के लिए 50 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ का आवंटन। शिक्षा में देखें तो शिक्षा के लिए जो बजट आवंटन 13% रहा। 22 नए प्राथमिक स्कूलों के लिए 25 करोड़ का आवंटन। पीएम श्री योजना के लिए 300 करोड़, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 454 करोड़, पॉलिटेक्निक स्मार्ट क्लास के लिए 10 करोड़, हायर एजुकेशन में छात्राओं को लाभ स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्राओं स्कूटी दी जाएगी। गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय पूरा होगा। बलिया बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। कृषि और ग्रामीण विकास की बात करें तो कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए 11% की राशि। गांव में नए स्टेडियम 125 करोड़, मत्स्य संपदा के लिए 105 करोड़ 195 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 425 करोड़, महिला बाल विकास के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 400 करोड़, पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी। निराश्रित महिला पेंशन योजना के आधार पर लाभार्थियों को देय पेंशन भुगतान के लिए 2,980 करोड़, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़, कोविड के दौरान संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बस बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़, पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4,119 करोड़ और मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था। सामाजिक विकास और जन कल्याण के लिए अगर हम देखें तो बजट में पीएम आवास योजना के लिए 4,848 करोड़, 2025 में छात्रों को टैबलेट वितरण, वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए 8,105 करोड़, सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 550 करोड़, वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के आवासीय गृह संचालन हेतु शैक्षिक संस्थाओं के लिए 60 करोड़, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के पूर्व दशम दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 6 करोड़, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास उत्थान के लिए 1998 करोड़, कृषकों के दुर्घटनावश मृत्यु अनैतिकता स्थिति में आर्थिक सहायता की मुख्यमंत्री आकस्मिकता कल्याण योजना के लिए 1,050 करोड़। इसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर हम देखें तो चिकित्सीय स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6% बजट आवंटित किया गया है। आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे देश में यूपी पहला स्थान है। राजकीय औषध कॉलेज की स्थापना, वाराणसी में राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना, बलिया बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने की भी घोषणाएं हुई। साइबर सुरक्षा और तकनीकी विकास को लेकर के देखा जाए तो 3 करोड़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है। टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क बनाया जाएगा। लखनऊ में एआई सिटी बनाने के लिए 5 करोड़,
आईसीटी लैब और स्मार्ट सिटी योजना के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की योजना है। नगर निकाय और शहरों के विकास को लेकर देखा जाए तो प्रत्येक नगर निकाय के लिए 2.5 करोड़, 58 नगर निकायों का विकास। एनसीआर की तरह स्टेट कैपिटल रीजन जिसमें 6 जिले हैं, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी का विकास होगा। इसके बाद पर्यावरण और सांस्कृतिक विकास के लिए मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 100 करोड़। अयोध्या में पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़। चित्रकूट मथुरा में पर्यटन विकास के लिए 125 करोड़। जन उपयोगी मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 30 करोड़ रुपए। वन एवं पर्यावरण को लेकर देखें तो वर्तमान में प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% यहां पर वृक्षादन हो गया है। उत्तर प्रदेश वनावरण वृक्षादन में वृद्धि के मामले पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 173, वर्ष 2022 में 205 हो गई है। गोरखपुर में देश का पहला गिद्ध जनजाति केंद्र भी स्थापित किया गया है और गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है। तो यहां से हो गया यूपी का करंट अफेयर्स की समाप्ति। इसके बाद अदर स्टेट का भी यहाँ पर जैसे बिहार का है और अदर स्टेट के करंट अफेयर्स है तो उससे हमें लेना देना नहीं है। अभी यूपी का एग्जाम है तो यूपी का करंट अफेयर पढ़ के जाना है और उसी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा इसको और रिवीजन करके अच्छे से एग्जाम दीजिए। बाकी यहाँ पर एग्जाम के बाद मेंस की तैयारी कैसे करनी है उसको लेकर के भी लगातार हम बातें करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।